गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको शुरू करते हैं। प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल। आज हम जो है वो पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पैलियोलिथिक एज है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज, 1 लाख वर्ष पूर्व तक जो मानव का डेवलपमेंट हुआ वो जो एज है वो लोअर पैलियोलिथिक एज है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज, 1 लाख से लेकर लगभग 40,000 वर्षों तक ये मिडिल पैलियोलिथिक एज चलती है। और उसके बाद तीसरी एज है अपर पैलियोलिथिक एज, ये 10,000 वर्षों तक आती है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमने ये वर्गीकरण किया, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, और उसके बाद ये वर्गीकरण हुआ, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है मानव ने जितने भी औजारों का निर्माण किया और उनका उपयोग किया, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट औजारों का उपयोग किया, और उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहला है युग। देखो यहाँ पर ये प्लियोसीन है, ये होलोसीन है। प्लियोसीन जो है ये हिमयुग था। पूरे विश्व जो है वो बर्फ से ढका हुआ था। जिस जगह ट्रॉपिकल लैंड था, जहाँ बर्फ थी नहीं, वहाँ पर टॉरेंशियल रेनफॉल होता था। और पूरा पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक के कुछ हिस्से तक छोड़ के हिमयुग चलता रहा। यानी कि आप आज जो अध्ययन करेंगे वो प्लियोसीन एज का करेंगे, और वर्तमान में जिस युग में हम रह रहे हैं वो होलोसीन कहलाता है। ये होलोसीन अपेक्षाकृत वार्म है या लिविंग कंडीशंस ठीक है। इसके बाद जब ये कहा कि वर्गीकरण जो है वो औजारों के आधार पर है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक। इसमें मनुष्य जो है वो पेबल्स या पत्थरों का प्रयोग करता था, और उसके बाद उसने एक और पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया जो क्वार्ट्स कहलाता है। ये पत्थर चमकीला होता था और होता है, और बहुत ही मजबूत खनिज है ये। इसके औजारों का निर्माण जो है वो लोअर पैलियोलिथिक टाइम में हुआ, और जिस स्थान पर भी हमें इस तरीके के औजार मिले हैं, हमें तुरंत ये पता पड़ जाता है कि लोअर पैलियोलिथिक साइट है, ये स्थल उससे जुड़ा हुआ है। इसको एक्विलिनियन टूल्स भी कहते हैं। एक्विलिनियन टूल्स जो हैं वो इसका पर्याय है। अगर लोअर पैलियोलिथिक नहीं लिखा जाएगा तो भी इसका आपको वही मानना पड़ेगा। लोअर पैलियोलिथिक एज में जो औजार बनते थे वो थोड़े से क्रूड बनते थे। मैं आपको उन औजारों को थोड़ा दिखाऊं। ये औजार जो है वो 3 तरीके के बनाते थे। हैंड एक्स, जिसको हस्त कुठार भी कहा गया है, क्लीवर, और चॉपर। हैंड एक्स यानी कि वो कुछ काटने के लिए होता था। क्लीवर ये एक तरह से चपटा आयताकार ब्लेड नुमा पत्थर ये लोग बनाते थे, चाहे किसी चीज को काटने के लिए वो यूज करते हो। और उसके बाद चॉपर, किसी चीज को तोड़ने के लिए। ये उस
काल के टूल्स हैं, और ये जो हैं वो हैंड एक्स हैं, हस्त कुठार हैं जो पैलियोलिथिक के लोगों ने बनाया। इसके बाद ये क्लीवर्स हैं। तो इस दौर में इस 3 प्रकार के औजार प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब हम आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक में। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, उसने टेक्नोलॉजी में सुधार किया, और दूसरे युग में जो टूल्स मिलने लगे वो फ्लेट टूल्स कहलाते हैं। ये औजार जो है वो परतदार थे। परतदार औजारों का प्रयोग मनुष्य ने इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि ये आसानी से बनाए जा सकते थे, इनमें ज़्यादा धार दी जा सकती थी, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इनकी मरम्मत की जा सकती थी। तो ये फ्लेट टूल्स या टेक्नोलॉजी जो है वो इस मिडिल पैलियोलिथिक टाइम्स में डेवलप हुई। अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते एक और डेवलपमेंट हुआ कि कुछ और पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा, बसाल्ट का प्रयोग किया जाने लगा, क्रिप्टो क्रिस्टलिन सिलिकेट, इन पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। और ये प्रमुख रूप से 3 थे। एक था अगेट, जिसको सुल्तानी पत्थर के नाम से जाना जाता है, आगे इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद जेस्पर, ये सूर्यकांत मणि के नाम से जाना जाता है। और तीसरा था चैल्सिडोनी। तो ये 3 तरीके के पत्थरों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। औजार जो है वो पियर्स करने के लिए भी होते थे, बोर करने के लिए भी होते थे, और धीरे धीरे इनका और औजारों का भी काम होता था। जैसे नक्काशी के लिए भी इनका प्रयोग किया जाने लगा था, चाहे वो पत्थर पे नक्काशी करनी हो, चाहे वो जो है वुड पे करनी हो, बोन पे करनी हो, ये नक्काशी भी करते थे। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं जो फ्लेट टूल्स मध्य पैलियोलिथिक एज में डेवलप हुए। उसके बाद इन्होंने कुछ हथियार भी बनाए जिनसे ये शिकार करते थे, और वो आप ये देख सकते हैं। तो मानव का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद जब हम अपर पैलियोलिथिक कल्चर में आते हैं तो 2 प्रकार के हमें औजार मिलते हैं। इसमें एक है ब्यूरिन और दूसरा है स्क्रैपर। ब्यूरिन ऐसा पत्थर होता था जो छेनी की तरह से होता था, किसी चीज़ को और अच्छी तरीके से काटने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस उन्होंने कर ली थी, तो ब्यूरिन। उसके बाद जो स्क्रैपर्स होते थे ये खुरचनी पत्थर होते थे, इससे वो चीज़ें खुरचते थे। उस समय तक मनुष्य ने खाल पहनना शुरू कर दिया था, तो खाल को साफ करने के लिए भी इन खुरचनी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इनके जो उपकरण होते थे ये ब्लेड मेकिंग टेक्नोलॉजी से होते थे। जैसे एक्यूलियन टेक्नोलॉजी अगर आती है, और अगर लोअर पैलियोलिथिक नहीं आता है तो वो एक्यूलियन टूल्स हैं। उसके बाद फ्लेट टूल्स, इसका मतलब ये प्रतिनिधित्व करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक का। उसी तरीके से जो ब्लेड टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं अपर के। मैं आपको इसमें इस तरीके के ब्लेड, यानी कि जो शिकार में इनको सहूलियत देते थे, और चाहे कोई निर्माण करना हो या कैसा भी निर्माण, उस समय ऐसा होता नहीं था, ये खानाबदोश थे, खासतौर से शिकारी करते थे खाने के लिए, तो या कंदमूल के लिए वो इन्हें फ़ायदा करता था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट औजार इन्होंने डेवलप किया था अपर पैलियोलिथिक कल्चर में, और वो था हार्पून। हार्पून जो है वो दूर फेंक के किसी जानवर को मारा जाता था, और उसमें एक रस्सी बंधी होती थी ताकि ऐसा ना हो कि वो जानवर जो है उनका वो औजार ही लेके चला जाए। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ, और इन औजारों के आधार पर
हम लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक का विभाजन करते हैं, यानी कि एक्यूलियन टूल्स, फ्लेट टूल्स और ब्लेड टूल्स। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साइट्स हैं। साइट्स का पता आपको होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि साइट्स के बारे में पूछ लेते हैं और बाकी जानकारी भी पूछते हैं। साइट्स में सबसे पहले स्वान घाटी है। स्वान घाटी जो है वो अभी भारत में नहीं है, वो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स के बहुत सारे प्रमाण जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चौतरा। चौतरा साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चॉपर स्टोन्स, ये मिलते थे, लेकिन किसी स्थान पर ये एक साथ नहीं मिलते थे। कहीं हैंड एक्स और क्लीवर मिलता था, कहीं चॉपर और स्टोन मिलता था, कहीं हैंड एक्स और चॉपर मिलते थे। ये पहली ऐसी साइट है जहां पर हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और चॉपर स्टोन एक साथ मिले। भारतीय उपमहाद्वीप या एशिया में इसके अलावा कोई ऐसी साइट नहीं है जहां पर ये सारे उपकरण एक साथ मिले हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि जो डिफरेंट मानवों के समूह थे, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी से अपने औजारों का निर्माण कर रहे थे, वो अल्टीमेटली एक स्थान पर आए और वो टूल्स वहां पर मिले। तो चौतरा जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट साइट है आपकी हथनौरा। हथनौरा जो है ये नर्मदा घाटी में है। अच्छा, आप एक चीज देखेंगे कि उस समय का जो पूर्वज है, ये जो मानव है, ये उस जगह पर रहना चाहता था जहां पानी का स्रोत है, क्योंकि उसके पास कोई कंटेनर वगैरह नहीं होते थे कि वो सामान ले, तो वो पानी के सोर्स पर रहता था। इसके अलावा वो ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता था जहां उसे पत्थर बहुतायत मिल जाए। इसके अलावा वो बाहर जो वन होता है, वन के बाहर रहता था। कभी भी वो ऊंचे स्थान पर हमें इसकी साइट्स नहीं मिली हैं और ना ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर मिली हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच लेता था। तो ये जो हथनौरा साइट है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीहोर। सीहोर में ये साइट है और एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, अरुण सोनाकिया। उन्होंने इस स्थान से 1982 में पहली बार एक ह्यूमन फॉसिल यानी कि मानव जीवाश्म जो है वो खोज निकाला। भारत में और किसी साइट से ह्यूमन फॉसिल नहीं मिला है। ये ह्यूमन फॉसिल का एक स्कल था, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये होमियोसेपियंस का स्कल नहीं है। होमियोसेपियंस यानी कि आज के हम लोग जो मानव हैं, जिस तरीके से सारी चीज को एवेल्युएशन हुआ उसी तरीके से मानव भी पीछे से इवॉल्व करता हुआ है। चाहे वनमानुष हुआ या गोरिल्ला हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। तो जिस का स्कल मिला है वो है होमो इरेक्टस, यानी कि आज के होमियोसेपियंस से ठीक पहले। और यही होमो इरेक्टस जो है वो कालांतर में होमोसेपियन या आज हम लोग जो हैं वो बन गया। सेपियन का अर्थ होता है वाइस, तो निश्चित रूप से मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है। ये चीज होमो इरेक्टस का जो स्कल है वो वहां पर मिला, जिसने हथनौरा को एक बहुत विशिष्ट स्थान पर बैठा दिया। अरुण सोनाकिया का उसमें योगदान है। अनफॉर्चुनेटली 2018 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, लेकिन हथनौरा जो है वो जीवंत है। इसके अलावा ये बहुत सारी साइट्स मैंने आपको बताई हैं
जो साइट्स अक्सर जो है वो पूछी जाती हैं। इनमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूंगा। इसमें सबसे पहले है डिडवाना। डिडवाना जो है वो राजस्थान में है और थार रेगिस्तान के आसपास भी पैलियोलिथिक एज में लोग रहते थे, ये इस बात का प्रमाण है। बाद में इसमें अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक दोनों के भी प्रमाण मिले हैं। डिडवाना इनफैक्ट एक सॉल्ट लेक है, खारे पानी की झील है वहाँ पे, और इसको लॉइन गेट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नेवासा। नेवासा जो है ये गोदावरी नदी है, उसके घाट के आसपास ये डेवलप हुई, एंड दिस इज इन अहमदनगर, महाराष्ट्र में ये साइट है। और इसके ऊपर सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं हमारे यहाँ, एच डी सांकलिया। उन सांकलिया ने काम शुरू किया। इससे पहले आप देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक होता था और अपर पैलियोलिथिक होता था, मिडिल पैलियोलिथिक माना ही नहीं जाता था। नेवासा के उत्खनन के बाद ही जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है या दौर है उसके बारे में हमें निर्धारित करने का वो हुआ। इसमें सारी चीज़ें, मतलब जो क्रिप्टो क्रिस्टलीन सिलिकेट है उसके बहुत सारे जो है पत्थर और उनके औजार ये सब मिलने शुरू हुए। ये अलग से फेस निकल के आने लगा। उसके बाद एक लेडी भी थी, गुडरुन कॉन्वीनस। ये जर्मनी की महिला थी जो उत्खनन में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। तो साकलिया साहब ने इनको सजेस्ट किया कि आप भारत में भी कुछ उत्खनन वगैरह करें, और इन्होंने एक नर्मदा के पास ही, गोदावरी के पास ही एक नदी है प्रवर नदी, उस पर इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर इन्होंने एक इंडस्ट्री डेवलप पाई जिसका नाम था चिरकी। अब मैं उद्योग या इंडस्ट्री क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं जहाँ छोटे 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 या अलग अलग किस्म के औजार मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पर औजार बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, टूल्स बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता था, बनते थे, वो ज़्यादा इंडस्ट्री होती थी। और इन कॉन्वीनस ने जो है इसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा, और वो भारत में पहला मोनोग्राफ है जो प्रकाशित हुआ। इन्होंने लगभग 1966 से 1969 के बीच में उस जगह को एक्सकेवेट किया था, और इन्होंने एक नई चीज़ जो है हमें खोज के दी। मोनोग्राफ इनफैक्ट एक तरह से शोध प्रबंध होता है या ऐसे होता है जो किसी एक विशिष्ट विषय पर शोध परक होता है। तो पहला मोनोग्राफ जो भारत का लिखा गया इस पे दैट इज बाय गुडरुन कॉन्वीनस। ये लेडी पुणे में रहती रही, 2006 में इनका मर्डर हो गया, लेकिन ये इतिहास में और भारतीय प्री हिस्ट्री में अमर हो गई, क्योंकि ये हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज को दे गए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइट है चौपानी मांडो। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है। चौपानी मांडो जो है ये उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास एक बेलन नदी है, वहाँ पर मिली, और इसकी खोज जो है वो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की थी, जो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। यहाँ की सबसे विशिष्ट बात ये है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेस मिला है। ट्रांजिशनल फेस यानी कि बदलाव, यानी कि जो मानव फूड गैदरर है, जो खाने को इकट्ठा करता था, उससे धीरे धीरे ये प्रमाण इस जगह पे मिले हैं कि वो फूड प्रोड्यूसर है, यानी कि उसने भोजन जो है उसका उत्पादन शुरू करने का हमें प्रमाण मिला है। तो ये
चोपानी मंडो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। उसके बाद ये दो साइटें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रेनीगुंटूर और मुचटला चिंतामणि गावी। और इन दोनों ही क्या कहते हैं साइट्स को एक बहुत इम्पोर्टेंट साउथ के व्यक्ति हैं एमएल के मूर्ति, उनके द्वारा एक्सकेवेट किया गया। एमएल के मूर्ति का बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। उसके बाद एक है मंगरबनी हिल फॉरेस्ट। ये साइट बहुत रीसेंट एक्सकेवेट हुई है और इस साइट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैलियोलिथिक एज की सबसे बड़ी साइट के रूप में माना जा रहा है। यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। फरीदाबाद एक जगह है हरियाणा में जो दिल्ली के पास आती है, वहाँ पर ये सारी साइट्स जो हैं वो हमें मिलती है। अब मुचटला चिंतामणि गावी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार अपर पैलियोलिथिक कल्चर का जो है हमें हड्डी का औजार मिला है। स्टोन टूल्स भी मिले हैं लेकिन बोर्ड टूल्स भी इस जगह से प्राप्त हुए हैं। और ये साइट तो इस भारत में पहली ऐसी साइट है जहां से हमें बोन सूट मिला है। और यही नहीं कि बोन टूल मिला है, बल्कि 90% जो टूल्स हैं वो सब के सब जो हैं वो हड्डी के बने हुए हैं। तो ये बहुत सारी साइट्स हैं। जैसे अब इसमें आप चलते हैं, आप एक कुरनूल केव की बात करते हैं। कुरनूल केव, यहाँ पर हर्थ ऑफ फायर मिला है। एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर आग रखी जाती थी, बनाने के लिए रखी जाती थी। घर में एक स्थान होता है जहाँ आग जलती है, और वो तो हर्थ ऑफ फायर कुरनूल केव में मिला है। उसके बाद दो साइट और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक पल्लावरम और एक अतिराम परकम। ये दोनों ही दक्षिण में है। ये जो पल्लावरम है ये साउथ चेन्नई में आती है और एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उन्होंने पहली बार इस स्थान से एक हैंड हैक्स, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार कुछ भी बोलें, उसको निकाला था, उत्खनन किया था। और इसलिए पैलियोलिथिक युग में सबसे पहला जो टूल हमें, औजार हमें मिला है वो इस स्थल से मिला है। तो ऐसे करते करते ही बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत से तो स्थल ऐसे हैं जहाँ हमें मिलते चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे स्थल हैं जो मैंने आपको जो बताए हैं, इसमें कुछ विशेष है और इन विशेष को परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। तो ये इस आधार पे, औजार के आधार पर हम लोग पैलियोलिथिक एज का अध्ययन करते हैं और इसमें हमें 6 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी। 6 एस्पेक्ट हैं मानव के जिसने उसको आगे बढ़ने में सहयोग किया। सबसे पहला है कि उसने फेलोमेन इकट्ठे किए आखेट के लिए। वो समझ गया था, क्योंकि उसकी बुद्धि, मनुष्य की जो बुद्धि है वो डेवलप्ड, कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट ब्रेन है। और यही कारण था कि ना ही वो केवल रह लिया बल्कि उसने क्लाइमेट या जलवायु का भी सामना कर लिया और अपना एग्जिस्टेंस भी बरकरार रखा, अपने अस्तित्व को भी बरकरार रखा। तो उस बुद्धि के आधार पर ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको पैलियोलिथिक एज में मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला, उसने अपने फेलोमेन इकट्ठे किए। वो जानता था कि अकेले वो किसी आखेट को करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होगा, तो लोगों का एक सहयोग उसको मिल गया और वो लोग समूह में आगे बढ़ने लगे और व्यापार करने लगे, इस चीज़ को करने लगे, आखेट को करने लगे। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ उसने की, मनुष्य ने, उसने औजारों का निर्माण शुरू कर दिया। और आप देखते हैं जैसे जैसे आगे आगे स्टेज बढ़ती जाती है, वो औजार जो हैं वो और तीक्ष्ण और नुकीले और अच्छे होते जाते हैं।
तीसरी चीज, उसने अपने तन को ढकने का कार्य शुरू कर दिया। वो छाल या खाल पहनने लगा। यह आपको विवरण खुरचनी पत्थर से भी मिल जाता है। इससे न केवल वो क्लाइमेटिक कंडीशन को रोकने लगा, बल्कि अगर कोई जानवर, खतरनाक जानवर, क्योंकि जंगल में ही वो रह रहा है, उस पर आक्रमण ही करता था, तो उस खाल के कारण उसको चोट का भय जो है वो कम रहता था। इसके बाद चौथी चीज उसने करी, उसने अपने आश्रय बनाना शुरू करा। उसने अपना ऐसा स्थान बनाना शुरू किया जो उसको जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रख सके, और जो दुश्मन है उनसे भी सुरक्षित रख सके, और जो जलवायु है उससे भी सुरक्षित रख सके। इन 4 पॉइंट्स के बाद 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस युग में हुए मनुष्य के साथ। इसमें 5वां है, उसने आग को बनाना सीखा। उसने आग कहीं देखी, जैसे यूरोप या वहाँ देखते हैं, वहाँ वाल्कनों का इरप्शन हुआ, उन्हें आग दिखाई दी। यहाँ पर जंगल में आग लगती है, कभी कभी आग लगती थी, तो उन्हें आग दिखाई दी। तो सबसे पहले उसने प्रिजर्व करने के लिए उसको प्रयास किया कि कैसे आग को प्रिजर्व किया जा सके, और धीरे धीरे उसने इसको आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली वो आग को बनाना सीख गया। तो ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो आगे चल के सभ्यता के निर्माण में उपयोगी साबित हुआ। और फाइनल छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उसने एक चीज डेवलप की, दैट इज पावर ऑफ स्पीच, बोलने की, बोलने के साथ कम्युनिकेशन की। और ये जो उसकी स्पीच है, ये उसको सारे जीव जंतुओं से अलग करके एक स्थान पर ले आई, और उसने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन इन 6 चीज़ों के होते हुए भी जो पैलियोलिथिक एज है, उसमें मानव हंटर था, जानवरों का शिकार करता था, फिशिंग करता था, कंदमूल खाता था, और खाना बदोशों की जिंदगी शुरू में जीता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक स्थान पर ज़्यादा समय तक ठहरने लगा। अब मैंने आपको जो है वो पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा समझाया है। अब आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही आप जो है अपने ध्येय में सफल होंगे। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।